मवेशियों का शिकार किया। क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों ने वन विभाग के अधिकारियों से बात की। पैंथर को पकड़ने के लिए विभाग ने पिंजरा भी लगा दिया है। बेदला खुर्द पंचायत का यह मामला बताया जा रहा है। और कमलेश हमारे साथ उदयपुर से जुड़ गए। कमलेश, क्या अपडेट इस पैंथर को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल ये उदयपुर के बेदला खुर्द गांव का मामला है। बीती रात यहाँ पर एक पैंथर ने जो है कि दो मवेशियों को अपना शिकार बनाया है। घर में बंधे, बाड़े में बंधे हुए दो पैंथर पर हमला किया और पैंथर ने जब हमला किया तो दोनों मवेशी की मौके पर ही मौत हो गई। जब सुबह लोग उठे उसके बाद लोगों को पता चला कि जो है कि मवेशी मरे पड़े हैं। ऐसे में पूरा कयास लगाया गया है कि जो पैंथर ने इन पर हमला किया गया और जो ग्रामीण है वो दहशत में है, क्योंकि पहले भी कई बार इस क्षेत्र में पैंथर का मूवमेंट देखा गया और लोगों ने कई बार जो है कि वन विभाग को इस बात की जानकारी दी, लेकिन अभी तक पैंथर को पकड़ने के लिए कोई पिंजरा नहीं लगाया गया। लेकिन अब जो है कि वन विभाग भी सचेत हुआ है और वन विभाग ने कहा है कि लोगों से कि जल्द ही पिंजरा लगाया जाएगा ताकि जो पैंथर का मूवमेंट है पैंथर को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। जी कमलेश, आपने बताया कि वहां पर ट्रैप लगाया गया है, लेकिन क्या केवल ट्रैप लगाया गया है? वन विभाग के अधिकारी भी ट्रैप के आसपास मौजूद हैं, क्योंकि गांव वालों को इस समय सुरक्षा की भी जरूरत है। बिल्कुल, जो वन विभाग के जो अधिकारी, जो कर्मचारी है वो लगातार जो है कि इस पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि पिंजरा लगाने के बाद जो है कि कभी भी पैंथर मूवमेंट कर सकता है और पैंथर पकड़ में आ सकता है। लोगों में काफी दहशत है और लोगों ने कई बार इसकी गुहार भी लगाई। और जो बड़गांव के जो उप सरपंच है प्रताप सिंह जो राठौर, उन्होंने भी इस बात को लेकर वन विभाग के अधिकारियों से बात की और जल्द ही वन विभाग का दावा है कि पैंथर को पकड़ा जा सकेगा। जी, जानकारी के लिए कमलेश आपका धन्यवाद। अलवर के बड़ौदा में थाना क्षेत्र में एक बाइक ने तेज गति में दूसरे बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके बाद परिजनों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां से घायल को गंभीर स्थिति के चलते जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया। फिलहाल उसका इलाज ट्रॉमा वार्ड में चल रहा है। घायल के चाचा ने बताया कि मेरा भतीजा बाइक लेकर खेत में पानी देने के लिए जा रहा था, तभी सामने से आ रही तेज गति बाइक ने उसको टक्कर मार दी। बड़ौदा के खेत में जा रहा था पानी के लगाने के, तो आगे से बाइक आ रही है, उसने इसके जरगड़ मारी है, सर में चोट लगी है और इसके पैर में फ्रैक्चर भी है और इसके छाती में भी फ्रैक्चर हुआ है। ये खबर कोटा से है, जहां तालाब गांव के पास देर शाम दो ट्रकों की आपस में भिड़ंत हो गई। इस हादसे के दौरान एक ट्रक मौके पर ही पलट गया। इसका चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल खातौली थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो ये दो ट्रकों में एक ट्रक मौके पर ही पलट गया, आपस में भिड़ंत हुई। कोटा का ये मामला बताया जा रहा है। चालक को आसपास के लोगों ने फिलहाल सूचना देकर अस्पताल पहुंचाया और ये आमने सामने की भिड़ंत थी। भिड़ंत इतनी तेज थी कि एक ट्रक मौके पर ही पलट गया। चूरू के सादुलपुर में किसानों का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। मिनी सचिवालय पर महापड़ा के बॉर्डर तीर्थ बन गए तंबू मंदिर। तो ये धरने पर बैठे हुए किसान हैं और यहां पर इन्होंने डीजे लगाकर जमकर ठुमके लगाए। सादुलपुर चूरू की ये तस्वीरें हैं। सादुलपुर में मिनी सचिवालय पर किसान क्रॉप कटिंग के आधार पर बीमा देने की मांग को लेकर महापड़ाव 5वें दिन भी जारी है। आज 5वें दिन किसानों ने कड़ाके की ठंड में सुबह सुबह जिंदाबाद जवानी जिंदाबाद किसानी गाने पे नृत्य किया है और ये नृत्य सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। किसान जब तक क्रॉप कटिंग के आधार पर बीमा क्लेम नहीं मिलेगा तब तक अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और धरना जारी रहेगा। और जेपी नड्डा कल जयपुर आएंगे। सड़क मार्ग से नड्डा जयपुर पहुंचेंगे। आधा दर्जन जगहों पर नड्डा का भव्य स्वागत होगा। आमेर में नड्डा पर हाथी फूल बरसाएंगे। एक्सटेंशन के बाद नड्डा का पहला दौरा है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक को नड्डा संबोधित करेंगे। तो कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर आ रहे हैं और उनका रूट सड़क मार्ग से रखा गया है और इस रूट के ऊपर जब जयपुर में वो एंटर होंगे उसके बाद लगभग आधा दर्जन जगहों पर उनका स्वागत किया जाएगा और इस कार्यक्रम में हाथियों की भी भूमिका खास रहने वाली है।
महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश के सरकारी बंगले पर हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश के सरकारी बंगले पर आई महिला को धक्के देकर बाहर निकाला गया। ये पूरी घटना मंत्री की मौजूदगी में हुई। शिकायत लेकर पहुंची महिला किस बात को लेकर मंत्री से तेज आवाज में बात करने लगी थी। वीडियो में मंत्री ममता भूपेश भी दिख रही है। महिला इस वीडियो में मंत्री से कुछ कहती हुई नजर आ रही है। तो मंत्री के घर एक महिला पहुंची और ये फरियाद सुनने के बजाय ये उसे धक्के देकर जो स्टाफ वहां पर मौजूद था इसे निकाला जा रहा है। कोरोना प्रदेश से अभी कोसों दूर है, लेकिन प्रदेश की सियासत में कोरोना वाले एक बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। खुलकर कोई कुछ भले ही ना कह रहा हो, लेकिन संकेतों में महीने भर पहले की सारी कवायद पर पानी फिरता नजर आ रहा है। कोरोना आ गया, एक बड़ा कोरोना और आ गया हमारी पार्टी के अंदर। कभी बाई इलेक्शन, कभी राष्ट्रीय चुनाव में फोटो मेरा पड़ा, तो जो टाइम बीता है ना वो अलग से बीता है। प्रदेश पॉलिटिक्स में कोरोना रिटर्न्स, अपमान कर देना, छोटी मोटी बात बोल देना, आप सब जानते हो मेरे बारे में क्या क्या बोला, क्या बोला, जो पहले बोला वो बताऊंगा। और अब तो उन्होंने उनको कोरोना और बता दिया कि पार्टी में भी कोरोना है। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के स्तर के शब्द नहीं है, उनको आलोचना भी करनी चाहिए तो बहुत संजीदगी से करनी चाहिए। सियासत में संस्कार वाला दर्द। मैं आपसे बड़ा हूँ, मेरा दायित्व बनता है मैं आपको सही बात बोलूं, आपके संस्कारों को जगाऊं। आपकी परवरिश ऐसी होनी चाहिए कि आप लोगों का मान सम्मान करो, लोगों को इज्जत बख्शो, और इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। 23 की तैयारी में सियासत भारी। विरोध भी हम कर सकते हैं, लेकिन यही बड़ी खूबी है हमारी जमहूरियत की, हमारे समाज की, हमारे देश की, कि एक दूसरे से मतभेद भी अगर हो तो बैठ के सुने, उनके व्यू पॉइंट को सुने, उनके विचारों को सुने, और असहमति व्यक्त करने का अधिकार सबको है, लेकिन खुले मन से हो, और खुले मन से हो, खुले मंच से हो, ये बहुत जरूरी है। अब इसे सियासत का असर कहें या सत्ता का जादू, राजस्थान में चुनाव से पहले एसेट्स अब अपसेट होने लगे हैं। थोड़ी खामोशी के बाद फिर से सियासी बयानबाजी हावी होने लगी है। संकेतों में ही सही हिसाब किताब हो रहे हैं, तो हर वार पर पलटवार भी हो रहे हैं। जादूगर तो जिंदगी में बचपन से रहे हम लोग, और जादू चलते चलते यहाँ तक पहुँचे हैं। आज तक जादू चलते रहा। 3 बार में मुख्यमंत्री बन जाए, और मैं कहता हूँ कि मेरी कम्युनिटी जो माली कहलाती है, सैनी कहलाती है, उसका पूरा विधानसभा में हमारी पार्टी में एक एमएलए है। किस पद पर कौन व्यक्ति को कहाँ इस्तेमाल करना है, ये जो कार्यक्षेत्र है, ये कांग्रेस की लीडरशिप का है। और मुझे जब भी जो जिम्मेदारी दी है प्रदेश में, देश में, विधानसभा में, लोकसभा में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में, राजस्थान सरकार में, जब जो मुझे कहा गया है, मैंने पूरी ताकत के साथ उस जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। अब भविष्य में क्या होगा मैं भी नहीं जानता हूं, आप भी नहीं जानते हो, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार रिपीट हो। 16 जनवरी से किसान संवाद के जरिए अपना जनाधार मजबूत करने और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने सचिन पायलट गांव-गांव, ढानी-ढानी घूमने निकले तो सियासत भी शुरू हो गई। क्या हुआ, इस बार कोरोना आ गया, एक बड़ा कोरोना और आ गया हमारी पार्टी के अंदर। कभी बाई इलेक्शन, कभी राष्ट्रीय चुनाव में फोटो मेरा पड़ा, तो टाइम बीता है ना वो अलग से बीता है। हालांकि पायलट ने सधे अंदाज में न सिर्फ विपक्ष को जवाब दिया, बल्कि पार्टी के विरोधियों को भी अपने खास स्टाइल में समझाया। व्यक्तिगत आलोचना करना, गाली गलौज करना, कठोर शब्द बोल देना बड़ा आसान काम है, लेकिन इन 32 सलाखों के पीछे जो बिना हड्डी की जीभ है उसको संतुलित करना ये बहुत जरूरी है।
मुंह से निकली हुई बात कभी वापस नहीं आती। दरअसल पेपर लीक के मुद्दे को जोर शोर से उठाने के बाद जब सचिन पायलट अपनों के निशाने पर आ गए तो उन्होंने संकेतों में ही सही पलटवार करते हुए कहा कि मुद्दों पर पटकनी दो तो बात बने। मुद्दों पर, इश्यूज पर, पब्लिक सेंटिमेंट पर आप पटकनी दो तो लोग ताली बजाते हैं और अपमान कर देना, छोटी मोटी बात बोल देना, आप सब जानते हो मेरे बारे में क्या क्या बोला। ये तो हुई कांग्रेस की अंदरूनी सियासत वाली बयानबाजी, लेकिन कांग्रेस की इस बयानबाजी से बीजेपी को फिर से अपना मनमाफिक मुद्दा मिल गया है। उसने आलोचना भी की पेपर लीक के बारे में, लेकिन समय समय पर बीच में सरकार को अच्छे काम के धन्यवाद भी देता गया। मतलब उसने मार भी लगाई और जादूगर की जादूगरी भी दिखा दी। तो बहुत ही अच्छे शब्दों में उसने जिस प्रकार की आलोचना की है उससे जनता का, सामान्य जनता का भी जुड़ाव होना स्वाभाविक लगता है मुझे। और इस कारण से अब की बार मुझे लगता है कि अब आज जो मुख्यमंत्री जी ने कोरोना कहा है, अब की बार की विधानसभा में ये कोरोना निश्चित रूप से कुछ न कुछ प्रभाव दिखाएगा, ऐसा मेरा मन कहता है। अब ये पता नहीं लग रहा कि उनकी फिल्म का नाम क्या है। गद्दार कौन है, निकम्मा कौन है, जादूगर कौन है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर नई तकनीकी से किसानों को स्मार्ट खेती करने के उद्देश्य से दशहरा मैदान में कृषि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दशहरा मैदान में 24 और 25 जनवरी को होने जा रहे कृषि महोत्सव में जलवायु के अनुरूप किसानों को स्मार्ट खेती कर अच्छे उत्पादन और आय बढ़ाने के साथ साथ पशुपालन को लेकर विशेषज्ञ और वैज्ञानिक टिप्स दिए जाएंगे। इस महोत्सव में फसल उत्पादन में गुणवत्ता युक्त बीजों का योगदान, टिकाऊ खेती में नैनो यूरिया का महत्व, आंवला और अमरूद की उन्नत खेती, भेड़ पालन, उद्यानिकी फसलों की सुरक्षित खेती, प्राकृतिक खेती के सिद्धांत, मोटे अनाज के मूल्य संवर्धित उत्पाद सहित खेती सहित 12 विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण, कई तरह की योजनाओं, राष्ट्रीय कृषि बाजार, किसान उत्पादक संगठन के बारे में जानकारी दी जाएगी। नई क्रांति को कोटा के दशहरा मैदान में आगामी 24 जनवरी से 2 दिवसीय कृषि महोत्सव यानी किसानों का मेला सजने वाला है। तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं। तैयारियां यहां पूरी की जा रही हैं। दशहरा मैदान में जो है किसानों के इस मेले के लिए तैयारियां अंतिम दौर में हैं। इस मेले में किसानों को स्मार्ट खेती की नई तकनीक सिखाई जाएगी। जलवायु के अनुरूप किसान स्मार्ट खेती कैसे कर सकते हैं, कैसे उत्पादन और आय बढ़ा सकते हैं, इसके लिए किसानों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अनेक विषयों पर किसानों को विशेषज्ञ और वैज्ञानिक टिप्स भी देंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर ये किसानों का मेला एक बार फिर सजने वाला है। आगामी 24 और 25 जनवरी को होने वाले इस कृषि महोत्सव में किसानों को खेती और पशुपालन से जुड़े विभिन्न विषयों पर ट्रेनिंग भी दी जाएगी। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि आगामी 24 जनवरी को कोटा के दशहरा मेला में एक बार फिर किसानों का मेला सजने वाला है। ये मेला किसानों के लिए वरदान साबित होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर एक बार फिर किसानों के लिए नई तकनीकी से ट्रेनिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कोटा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। और ये खबर जैसलमेर से 5 साल से राज्य पक्षी गोडावण की गणना नहीं हुई है। साल में 2 बार गोडावण की गणना होनी चाहिए। पिछले साल वाटर होल पद्धति से गणना में केवल 42 गोडावण की पुष्टि हुई थी, जबकि 2017 की गणना में 128 गोडावण की पुष्टि हुई। 1981 में गोडावण को राज्य पक्षी घोषित किया गया था। अब भूले बजट आवंटित नहीं होने से गोडावण की गणना नहीं हुई। शुरू में भारत में सिर्फ राजस्थान में ही गोडावण बचे थे। पिछले ब्रीडिंग सीजन में सम सेंटर में 15 अंडे भी नजर आए थे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।